हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम सभी एक और नए चैप्टर के साथ में जुड़ेंगे आप सभी के साथ में। 10वीं कक्षा में अगर हम कोर्स बी को लेते हैं और उसमें अगर हमें अच्छे अंक लाने हैं तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है। चलिएगा, आज के एक नए चैप्टर के साथ में चलते हैं जिसका नाम है कारतूस। गद्य खंड का वह चैप्टर जो सबसे लास्ट में लिखा गया और जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। इन्होंने एक ऐसे साहसी योद्धा के बारे में वर्णन किया जिनके बारे में आज हम नहीं जानते हैं। कहा जा सकता है कि आज हम उनके बारे में इतना नहीं जानते हैं। हबीब तनवीर साहब ने एक बहुत अच्छी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की है, जिसमें एक साहसी योद्धा जो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का ही प्रयत्न करता है, लेकिन इतना साहसी होता है, इतना दबंग होता है अपने आप में कि वह योद्धा अंग्रेजों के खेमे में जाकर के भी अंग्रेजों के पास जाकर के उनके सामने से ही उनके पास से 10 कारतूस लेकर के आ जाता है। और किन के लिए? उन्हीं के लिए, मारने के लिए, उन्हीं को बाहर निकालने के लिए। तो एक ऐसे साहसी योद्धा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलेगा, एक नाटक के तौर पर ये एक पूरा चैप्टर है, नाटक की थीम पूरी है, उसमें ये चैप्टर पूरा बनाया गया है, लिखा गया है। पढ़ते हैं पहले हम हबीब तनवीर साहब के बारे में, जिनका जन्म 1923 में हुआ और देहावसान 2009 में हो गया। 1923 में छत्तीसगढ़, एक मध्य प्रदेश के पास में ही एक राज्य है छत्तीसगढ़, और जो कि अभी 2001 में जब विभाजन हुआ तब मध्य प्रदेश की सीमा से विभाजित होकर के छत्तीसगढ़ नाम दिया गया। नहीं तो पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए थे। मतलब कहने का यह है कि इन्होंने जन्म के बाद यानी कि 1944 में इन्होंने नागपुर से नागपुर महाराष्ट्र से स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन की इन्होंने डिग्री ली, और उसके बाद में ये ब्रिटेन की नाटक अकादमी में गए और उन्होंने वहां पर नाट्य लेखन का अध्ययन किया। नाट्य लेखन का मतलब होता है नाटक को लिखने का अध्ययन करना, मतलब नाटक कैसे लिखा जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी बातें जो है वो नाट्य लेखन में सिखाई जाती है। तो उन्होंने ये सब सीखा और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की, और उन्होंने एक ऐसे नाट्य मंच की स्थापना की जहां पर नाटक किए जाते हैं, थिएटर किए जाते हैं, जिसके तौर पर हम लोग कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाती है। जैसे नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में ही भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया। आधुनिक रूपांतरण का मतलब होता है कि आज के समय में दिखाई जाने वाले नाटक के कुछ ऐसे अंश जिनको हम प्राचीन भाषाओं को से उठा करके और आज के समय की भाषाओं से जोड़ करके और आज के समय में उसको दिखाना, ये सारी काम भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किए। मुद्रा राक्षस नाम का जो एक नाटक है, ये हमने भी पढ़ा हुआ है, हालांकि संस्कृत में ये एक बहुत अच्छा नाटक लिखा गया है और इस नाटक के ऊपर बहुत सारे पीएचडी भी हुई हैं, बहुत सारे किताबें, टिप्पणी भी लिखी गई हैं। इसी का ही हिंदी रूपांतरण जो है हबीब तनवीर ने यहाँ किया हुआ है। यहाँ से मतलब ये है कि इन्होंने उस संस्कृत को भी हिंदी में बना करके हम सभी के बीच में लाया है। आज हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, यह चैप्टर भी एक ऐसे ही जाबाज सिपाही के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था
अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। मतलब वो इतना जाबाज सिपाही था कि उसके कारण से अंग्रेज इतना डरते थे, इतना खौफ उसका बैठ गया था अंग्रेजों के लिए कि वो अंग्रेज जो हैं उसके नाम से भी डरा करते थे। इस तरह के शब्दों का भी उपयोग करते हैं जो शत्रुओं को भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा खौफ होने के कारण से वो कुछ नहीं बोल पाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो आए हुए अंग्रेज थे उनकी नीयत जो है भारत को देख करके बिगड़ गई थी, जिसके कारण से उन्होंने यहाँ पर राज किया और राज करने के पश्चात उनकी जैसे हुक्म यहाँ पर चलने लगे थे, इसके दौरान चलते हुए अंग्रेज को बाहर खदेड़ने की जो एक परंपरा चली है, बाहर भेजने की जो एक मुहिम उठाई गई थी, वो उन्हीं में से एक जाबाज सिपाही जिसका नाम वजीर अली था, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइएगा आगे देखते हैं। चैप्टर का नाम है कारतूस, जिसमें हमें कुछ पात्र चाहिए पड़ेंगे। अगर हम इसको एक नाटक के तौर पर देखें या कहीं हम इसका नाट्य मंचन कराते हैं, दिखाते हैं, तो इस रोल को दिखाने के लिए हमें सबसे पहले किनकी आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे पहले हमें एक कर्नल चाहिए, एक लेफ्टिनेंट चाहिए और एक सिपाही और एक सवार। सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार होकर के जो आ सके, ऐसा घुड़सवार चाहिए, और एक सिपाही, एक लेफ्टिनेंट और एक कर्नल। इस तरह से हमें पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हम इस नाटक को कहीं करेंगे तो मिनिमम 5 मिनट में ये नाटक हो जाएगा। और ये जो दिखाया गया आज के समय जो हम पढ़ रहे हैं इस नाटक को, इसके लिए दिखाने के लिए वो 1799 में जाकर के जो एक घटना घटी गई, ये 1799 की घटना है, तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा जमाना उसमें दिखाना पड़ेगा जो 1799 का है और समय रात्रि का है। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। अंदरूनी का मतलब होता है कि जो नहीं दिखाई दे रहा हो, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ नहीं दिख। एक ऐसा खेमा बना हुआ है, एक ऐसा दल बना हुआ है, एक टेंट लगा हुआ है, जिसमें अंग्रेज सैनिक जो है कर्नल कालिंज वहां पर बैठा हुआ है। और वहां पर किस तरह की बातें हो रही हैं, तो 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट। यानी लेफ्टिनेंट और कर्नल कालिंज 2 अंग्रेज ऐसे हैं जो बातें कर रहे हैं, अपने खेमे के बाहर हैं, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। मतलब खेमे में, टेंट में तो लैंप जल रहा है, लेकिन वो बाहर कुर्सियों पर बैठ करके और बढ़िया अंधेरी रात में जहां चांदनी छटक रही हो, चांद अपनी जो शीतलता बरसा रहा हो, ऐसी जगह पर बैठ करके वो दोनों बातें करते हैं। कौन कौन? एक कर्नल कालिंज और दूसरा लेफ्टिनेंट। दोनों बातें करते हुए क्या बात करते हैं, आइएगा पढ़ते हैं। कर्नल कहता है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहता है हफ्तों हो गए यहां खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कहा जा सकता है कि इस चैप्टर में जिसके बारे में कहा जाएगा, जिसके बारे में बताना चाहते हैं, वो एक नामचीन साहसी इंसान है जिसका नाम है वजीर अली, जो भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहता है। यही लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और कहता है कर्नल उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते। अफसाने का मतलब होता है कि उनके कारनामे, जो वजीर अली है और लेफ्टिनेंट वगैरह जो हैं उसके जो कारनामे, ऐसे ऐसे काम जो उसको याद आ जाएं। अफसाने का मतलब होता है कि कहानियां, जो उनकी कहानियां हैं। किसकी कहानियां? वजीर अली की जो कहानियां हैं। मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग ध्यान रखना, कहानी, थोड़ा सा, हाँ, कहानी। तो उसकी जो कहानियां हैं वो सुन के रॉबिन हुड नाम का एक व्यक्ति है जिसके कारनामे उन्हें याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में
तकरीबन कामयाब हो गया था। मतलब कहने का यह है कि रॉबिन हुड नाम का भी एक व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को 5 महीने तक अवध के तख्त पर नहीं बैठने दिया था, उससे बिल्कुल दूर रखा था, उसमें वो कामयाब भी रहा। ऐसा रॉबिन हुड, ऐसे उसके कारनामे थे और उन्हीं कारनामों के कारण से वह आज उसी के कारनामों के कारण से ही वजीर अली के नाम या वजीर अली की कहानियों से उनको नाम याद आ रहे थे। इसके बाद में लेफ्टिनेंट कहता है कि कर्नल कॉलिंज, ये शहादत अली कौन है? मतलब अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर भी समझ में आए। शहादत अली कौन है? अब ये शहादत अली के बारे में क्यों पूछ रहा है पहले, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि क्या कहानी है कि वजीर अली हम लोगों को बाहर खदेड़ना चाहता है। हम लोगों से मतलब है कि वो अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि शहादत अली कौन है, तो देखते हैं। कर्नल आसिफ उद्दौला का भाई है। मतलब आसिफ उद्दौला का भाई कौन है? शहादत अली। वजीर अली का और उसका दुश्मन, मतलब वजीर अली उसका दुश्मन, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब उसके यहाँ कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ था। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। क्यों किया? क्योंकि शहादत अली जानता था कि अगर ये वजीर अली जिंदा रहा या वजीर अली जिंदा रहा तो पूरा का पूरा तख्त, पूरा का पूरा साम्राज्य जिसके पास पहुंच जाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो शहादत अली के लिए वो सबसे बड़ी अपनी मौत समझता था लेफ्टिनेंट। मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? मतलब ऐसा कुछ हुआ था पहले कि शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठा दिया था और वजीर अली को वहां से भगा दिया था। तो शहादत अली को अवध के तख्त पर क्यों बैठाला था? शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमकिलत का मतलब होता है जायदाद या दौलत, दे दी। कहने का मतलब यह कि शहादत अली ऐसा एक नामचीन दुश्मन था जो भारत में रह करके, भारत में जन्म लेने के बावजूद भी अंग्रेजों के पक्ष में रहता था और इतना ऐसो फरस इंसान था जिसको ऐस आनंद बहुत पसंद थे। इस कारण से उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों का दोस्त बन करके उसके साथ उसके पास में कुछ उनकी जायदाद दे दी, कुछ पैसे दे दिए और पैसे देने के बाद वो 10 लाख रुपए नगद देने के पश्चात और साथ में कुछ आधी दौलत उसको दे दी, जो वह अब भी वो भी मजे करता है और हम भी, यानी शहादत अली भी अपने आप में मजे आनंद लूटता है और अंग्रेज भी आनंद लूट रहे हैं, दोनों आपसी दोस्त बन गए। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। और देखिएगा, कोई भी इंसान जो है वो भारत पर हमला क्यों करवाएगा? अगर कोई भारत का रहने वाला भारत के ऊपर हमला क्यों करवाएगा? तो दूसरी बात यहां पर है कि उस समय भारत पर शासन था किसका? अंग्रेजों का। तो वो चाहता था कि अगर मान लीजिए अफगानिस्तान का जो बादशाह है वो अगर हमारे भारत पर आक्रमण करता है वजीर अली के साथ मिलकर के, तो अंग्रेजों को बाहर भगाया जा सकता है। तो यहां पर वही बात बताइए कि सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह जो हैं शाह जमा, उनको हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दावत दे रहा है। कर्नल कहता है कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। मतलब एक नाम टीपू सुल्तान का था, तो उन्होंने अफगानिस्तान के लिए कहा था कि आप भारत पर हमला कीजिए, लेकिन उसके पश्चात फिर बाद में वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शम्सुद्दौला ने भी। मतलब 3 इंसान ऐसे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह को भारत बुलाया था। अब कहता है कि भाई शम्सुद्दौला कौन है? तो कर्नल कहता है कि नवाब बंगाल का निस्बती यानी रिश्ते भाई है। मतलब यह बंगाल का भाई है, मतलब ये बंगाल का एक बहुत अच्छा साहसी है। शम्सुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब है, भाई है, रिश्ते में उसका भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट कहता है कि इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी जो भारत में आई हुई है, तो हमारी कंपनी के खिलाफ तो पूरा भारत ही हो चुका है, उसमें एक लहर आ गई है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे अवध में हो और चाहे वो कहीं पर हो। वजीर अली से लेकर के सभी ये चाहते हैं कि कंपनी यहां से बाहर चली जाए। तो कर्नल कहता है कि बिल्कुल जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी थे
लॉर्ड वेलजली के हाथों सब खो बैठेगी। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास भी बता देता हूं कि ये लाइन 2 क्यों आई है। देखिए कि अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी नाम के 2 व्यक्ति हैं, उनके जो कारनामे हुए थे वो यहां पर धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि बक्सर और प्लासी जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शायद काम करते होंगे, इसलिए उनके जो काम किए गए थे वो इनके कारण से धरे के धरे रह जाएंगे। और दूसरी बात, जो कुछ भी लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी थी, मतलब जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना भी इनके द्वारा हासिल किया लॉर्ड क्लाइव के हाथों, जब ये राजा रहे, ये जब शासन में रहे, या कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल मुख्य राजा रहे, तब तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। और अभी जिस समय हम वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं, जिस समय वो दोनों बातें कर रहे हैं, तो बातें करते समय उनके समय जो राजा था उसका नाम था लॉर्ड वेलजली। तो वेलजली नाम का जो राजा है उसके हाथों तो हम सब कुछ खो बैठेंगे, क्योंकि अभी ये राजा, अभी देखो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, जो पहले सरकार रही उसने कोई चीज अच्छी काम कर दी, और अभी की जो सरकार आई उसने कोई बुरा काम कर दिया, तो कहने में तो यही आता है कि उस सरकार ने ऐसा किया था और इस सरकार ने, तो ठीक वैसे ही कि कंपनी ने पहले ये सरकार रही लॉर्ड क्लाइव की, तब तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, और अभी अगर वजीर अली अपने कारनामे के कारण से अपने उद्देश्य में बिल्कुल खरा उतर गया, तो फिर अभी का समय जो राजा है उस राजा के हाथों हम सब कुछ खो बैठेंगे। तब लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब वो डर गया, बातों बातों में ही डर गया। और लेफ्टिनेंट कहता है कि फिर तो वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, अगर वो आजाद घूमता रहा तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि वो वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं। हमें किसी ना किसी तरह से इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कहता है पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं, और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। मतलब वो वजीर अली जो है वो कई सालों से उनकी आंखों में धूल झोंकता हुआ, जंगलों जंगलों में छुपता हुआ क्या कर रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है, और हाथों में भी नहीं आता है। जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता, उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम है। दमखम का मतलब होता है कि इतनी हिम्मत है उनमें, मतलब मुट्ठी भर आदमी है, 2 5 10 आदमी उसके साथ होंगे वजीर अली के साथ में, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सारी हिम्मत उसमें है। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है, मतलब वह वजीर अली जो है वो अपनी जाति से, अपने संप्रदाय से भी बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत हिम्मत वाला है। तब कर्नल कहता है कि बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। मतलब अब उसकी एक और कहानी यहां पर स्टार्ट होती है कि वजीर अली को ये पकड़ना क्यों चाहते हैं, वजीर अली क्यों इनका दुश्मन बन गया है। अब यहां से स्टार्ट होता है कि उसने क्या किया था कि कंपनी का ही एक वकील था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करता था, जो वकील है, एडवोकेट है, उसका वजीर अली ने कत्ल कर दिया था। अब इसके बाद में जब दूसरा पॉइंट यहां पर आया जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कहता है कि ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल। अब कर्नल से वो किस्सा पूछता है और वो कहानी जो बनारस में घटी हुई थी उस कहानी के बारे में यहां पर बताता है। तो बच्चों ध्यान से आप अपनी बुक में देखना, पढ़ते रहना, ध्यान से समझते जाना। कर्नल कहता है कि किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया, मतलब वजीफा कुछ फायदेमंद चीजें जो हैं वो उसको दे दी। तो वजीफा यानी परवरिश करने के लिए दी जाने वाली जो एक रकम होती है उसको वजीफा कहते हैं, जो सालाना यानी कि 1 साल में एक बार दी जाती है। और 3 लाख रुपए वो उसको दे दिए गए। क्यों दे दिए गए? क्योंकि उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया था। मतलब उनको जैसे ही बनारस पहुंचाया तो बनारस पहुंचाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए मिले, और कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया यानी ट्रांसफर कर दिया। यानी जो कर्नल थे उस समय, जो जनरल थे, उन्होंने वजीर अली को कहा कि अब तुम बनारस बहुत रह लिए, अब तुम कलकत्ता स्थानांतरित हो चुके हो। तब वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, मतलब वो क्यों उसे ट्रांसफर कर रहा है कलकत्ता के लिए, कोलकाता के लिए। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। मतलब जो वकील था उस वकील ने
शिकायत को तो नहीं सुना, शिकायत पर तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने क्या ध्यान दिया ज्यादा, उसने ध्यान दिया उसको उल्टा सीधा बोलने लगा। आजकल जो लोग होते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई अच्छे पद पर बैठा हुआ है और पद पर बैठने के बाद में वो कोई अच्छे से शालीनता से कोई बात कर रहा है तो सामने वाला उसकी शालीनता का फायदा उठाता है। तो वैसे ही उस वकील ने किया, वो बिल्कुल शांति से पूछ रहा था, उसको पूछवाना था कि भाई ऐसी ऐसी बात हो चुकी है तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो बल्कि वो शिकायत की परवाह तो नहीं की उसने, शिकायत जो कर रहा है उसको तो नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको और उल्टा सीधा सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और वहां से भाग गया। लेफ्टिनेंट ने कहा कि और वहां से भाग गया। कर्नल बोला अपने जानिसारों समेत, जानिसार का मतलब होता है अपने जो उसके हिस्सेदार थे, मतलब जो उसके साथ काम करने वाले थे, जो उनके साथ बिल्कुल खास दोस्त थे, उनके साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। और आजमगढ़ के हुक्मरा, हुक्मरा का मतलब होता है कि वहां पर जो हुकूमत करने वाले हैं, शासक हैं, तो उनके पास में जाकर के चला गया। हुक्मरा का मतलब होता है शासक, शासन करने वाला, जो पूरे आजमगढ़ को संभालता है, आजमगढ़ का राजा है, वो उसके पास में चला गया और उसकी क्या की, हिफाजत की, घाघरा तक पहुंचा दिया। और आजमगढ़ से उसको कहां तक पहुंचा दिया, घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है, यानी जब बनारस में एक वकील को मारने के बाद जब वजीर अली भागा, उसी समय से और अभी तक, यानी कि जब वो दोनों बात कर रहे हैं गोरखपुर के जंगलों में, तो इसका मतलब ये है कि जब वो कत्ल करके भागा उस समय से लेकर के अभी तक वो जंगलों जंगलों भाग रहा है। तो जंगल जंगल में भागता हुआ वह छुप रहा है। छुपने का मतलब ये है एक तरह का कि भी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहता है। उसका मानना ये है कि वो अंग्रेजों के हाथों तो नहीं मरेगा, वो ये चाहता है कि मैं अंग्रेजों को मार करके मरूं, लेकिन अंग्रेजों को मार करके उनको बाहर भगाने पर। तो लेफ्टिनेंट कहता कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, वजीर अली चाहता क्या है, वजीर अली के मन में है क्या। कर्नल कहता स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ये उसकी स्कीम है। वो ये चाहता है कि वो नेपाल जाकर के, नेपाल जाने के बाद में अफगानिस्तान जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के राजा से उसकी पहले से ही बातचीत चल रही है, तो वो हमला कर देंगे अगर भारत पर, तो भारत पर हमला करने के लिए उसे शहादत अली को मारना पड़ेगा। और शहादत अली को मारने के बाद जो अवध का तख्त है, अवध की राजधानी जो है, वो उसके हाथ में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। और वो कंट्रोल में आने के बाद में वजीर अली फिर भारत से जो है अंग्रेजों को भगा देगा। यह उसकी स्कीम थी। अब देखिएगा क्यों वो नेपाल जाना चाहता है और क्या होता है। लेफ्टिनेंट का नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया होगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि नहीं पहुंचा हो, पहुंच भी गया होगा। कर्नल कहता कि हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। यानी एक सिपाही, अब देखें, अब इस तरह की बात करते करते एक सिपाही आपस में अलग से ही दौड़ता हुआ आया, क्योंकि जब रात में खेमा लगा हुआ है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अपने खेमे से बाहर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, दोनों बातें कर रहे हैं, बातें करते करते अचानक से जो उनकी पहरेदारी करने वाले जो सैनिक होते हैं उनमें से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया, फौज का एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है और कर्नल उठकर, क्या बात है, अब कर्नल वहां से उठा और बोला क्या बात है। आगे गोरा जो सिपाही है उसका नाम है गोरा, वो कहता है दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही। गर्द का मतलब होता है मिट्टी, लिख लीजिएगा सभी, गर्द का मतलब होता है मिट्टी। जब मिट्टी या धूल, गर्द का मतलब धूल भी होता है, तो धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, उड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों उड़ती हुई दिखाई दे रही है? कर्नल सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, यानी जो एक लेफ्टिनेंट है, कर्नल से तो सारी बातें हो गई, कर्नल भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है कि वहां से धूल उठती हुई दिखाई दे रही है, तो इतने में लेफ्टिनेंट गया और खिड़की में से देख रहा है गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। सवार का मतलब है घोड़े पर बैठा हुआ एक इंसान जो घोड़े पर आ रहा है,
और वो इतनी तेजी से आ रहा है, रफ्तार से आ रहा है कि गर्द यानी मिट्टी इतनी उड़ रही है, और मिट्टी उठ रही है तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा काफिला आ रहा हो, बहुत सारे लोग आ रहे हो युद्ध करने के, लेकिन वहां पर उसे कौन दिखा? केवल एक ही सवार दिखता है। कर्नल कहता है कि खिड़की के पास जाइए, बोलते हैं ठीक है, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। मतलब वो जो वजीर अली नाम का जो जाबाज सिपाही है, ये वही वजीर अली है जिसके लिए लोग खोज रहे हैं, वहां पर खेमा लगाए हुए हैं, लेकिन उसकी एक साहसपना देखना कि वो वहां पर आता भी है और वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो वजीर अली जो है वो एक ही सवार है, वही है, वो आता है अपने घोड़े के साथ में, और ऐसा लगता है कि मिट्टी उठाते हुए आता है, उड़ाते हुए आता है, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा काफिला आ रहा हो, बहुत सारे लोग आ रहे हों, लेकिन वहां पर बहुत सारे नहीं हो करके वह केवल अकेला आता है। तब लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है और कर्नल सिपाही से कहता है कि सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके वहां से चला जाता है और लेफ्टिनेंट सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती। टाप यानी घोड़े के पैरों से, घोड़े के पैरों की आवाज, टाप यानी घोड़े के पैरों की जो आवाज है वो करीब यानी पास में आकर के रुक जाती है, और सवार बाहर से ही मुझे कर्नल से मिलना है। जो सवार है, जो घोड़े पर आया हुआ है, वो बोलता है कि मुझे कर्नल से मिलना है, मिला दीजिए। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। अब कहने की बात यह है, समझने की बात यह है कि वजीर अली का चेहरा तक उन्हें याद नहीं और वजीर अली को पकड़ने पहुंच रहे हैं। अंग्रेजों का सोचना देखना, अंग्रेज वहां पर इतनी रात में बैठे हुए हैं, एक घोड़सवार आता है और उसे ये लगता है कि शायद ये वजीर अली का ही आदमी होगा जो हमें पकड़वाना चाहता होगा, गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, लेकिन उसे वजीर अली का अभी तक चेहरा याद भी नहीं है। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार कहता है, आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। सवार यानी कि जो घोड़े पर बैठ करके आया है वो बोलता है तन्हाई तन्हाई। तन्हाई का मतलब होता है अकेले, तन्हाई का मतलब अकेला। दूसरा मतलब जो है एकांत, दूसरा मतलब क्या हो जाएगा? एकांत। तो उसने जैसे ही वो अंदर आता है और अंदर आकर के बोलता है तन्हाई, मुझे अकेले में बात करनी है। एकांत यानी जो बाकी के और भी लोग थे वो वहां से चले जाएं। तब कर्नल कहता है, साहब यहां कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें, मतलब जो आपके मन में हो वो बिना हिचकिचाहट के हमसे कह सकते हैं। सवार कहता है, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, मतलब वो कहता है कि मुझे एकांत में ही बात करनी है, आप सभी यहां से बाहर जाइए। एकांत में। दीवार हमगोश दारद का मतलब होता है दीवारों के भी कान होते हैं। ध्यान से, दीवार हमगोश दारद का मतलब होता है दीवार के भी कान होते हैं। ध्यान से लिखते जाना सभी। तो वो कहना चाहता है कि मुझे एकांत में बात करनी है, आप सभी बाहर जाइएगा। तब कर्नल बोलता है कि साहब यहाँ कोई गैर नहीं है, आप अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं वो बेझिझक होकर के कह दीजिए, उसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। तब सवार कहता है कि दीवार हमगोश दारद, यानी कि दीवार के भी कान होते हैं, इसलिए सभी चले जाएं, मुझे एकांत में बात करनी है। तब कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा यानी अकेले रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद यानी थोड़ी देर के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, चारों तरफ देखने के बाद फिर सवार कहता है, सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? मुकाम यानी जगह।
जो जंगल है जहां पर उन्होंने जंगल में खेमा डाल रखा है अंग्रेजों ने, वो पहले तो ये पूछता है कि आपने इस जगह पर अपना खेमा क्यों डाल रखा है। तब कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। कर्नल सवार बोलता है लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? लाव लश्कर का मतलब होता है कि इतना जो सेना का बड़ा समूह है, या जो इतना सारा आप लोगों ने युद्ध की सामग्री अपने पास में जुटा रखी है, तो इतना सब क्यों? आप तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, इतना सब देखना क्यों? तब कर्नल कहता है कि गिरफ्तारी में मदद देने के लिए बहुत सारी सेना लगेगी, इसलिए मैंने इतना सारा तामझाम करके रख रखा है। सवार कहता वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल बोलता क्यों? सवार कहता वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल बोलता मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है चंद कारतूस। कर्नल बोलता किस लिए? सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ये लो 10 कारतूस। अब ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो वजीर अली ही था जो बेधड़क होकर के अंग्रेजों के खेमे में गया, लेकिन अंग्रेज उनको पहचान नहीं पाए और उन्हीं के हाथों से उन्हीं के ही कारतूस लेकर के आ गए। कारतूस वो होती हैं जो बंदूक में बुलेट का काम करती हैं, वो कारतूस कहलाते हैं, और उन कारतूस को लेकर के जाते हैं। और सवार मुस्कुराते हुए बोलता है शुक्रिया। कर्नल बोलता है आपका नाम? तब जाकर के सवार बोलता है वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है और पूछता है कि कौन था। तब कर्नल कहता है दबी आवाज में, मध्यम गति में, कि अपने आप से कहता हुआ कहता है कि एक जाबाज सिपाही। तो ये एक जाबाज सिपाही की कहानी है जो 10 कारतूस लेकर के वहां से चला जाता है, और उन कारतूस को लेकर के जाने के बाद उन्हीं के खेमे को ही नष्ट करने का उद्देश्य लेकर के वहां से जाता है। तो यह एक जाबाज सिपाही की कहानी है जो कि हबीब तनवीर साहब ने इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताई। आइएगा चलते हैं इनके प्रश्नोत्तर की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? तो उत्तर दिया रॉबिन हुड की ही तरह वजीर अली भी साहसी, बहादुर और चकमा देने में माहिर था। वह कई दिनों से अंग्रेजों को चकमा दे रहा था और उनकी पकड़ में भी नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने उसके घर में जाकर मार दिया था, इसलिए कर्नल को वजीर अली के बहादुरी भरे अफसाने, अफसाने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कहानियां, तो जो उसकी कहानियां हैं उसको सुनकर के उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। दूसरा प्रश्न है, शहादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? उत्तर है शहादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। जब तक नवाब आसिफ उद्दौला की कोई संतान नहीं थी तब तक उसे नवाब बनने की पूरी आशा थी। किसे? शहादत अली को। परंतु जब वजीर अली ने के जन्म लेते ही उसकी आशाओं पर पानी फिर गया, इसलिए उसने वजीर अली को वजीर अली की पैदाइश को ही अपनी मौत समझा। दूसरा, शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? वो क्यों चाहता था कि वो शहादत अली को तख्त पर बैठाए? शहादत अली और कर्नल दोनों आपस में दोस्त थे। शहादत अली को कर्नल पर विश्वास भी था। शहादत अली को ऐसो आराम की जिंदगी बिताना बहुत अच्छा लगता था। उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए कर्नल को भी दे दिए ताकि उसे कोई खतरा नहीं रहे। इस तरह शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का मकसद अवध की धन दौलत पर कब्जा करना था। चौथा प्रश्न है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया और वहां के नवाब से सहायता पाकर सुरक्षित घाघरा पहुंच गया, और तब से वह जंगलों में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। शक्ति बढ़ाने का मतलब है कि वो अपने आप में औजार, जो भी उसे अस्त्र शस्त्र चाहिए वो उसको जोड़ने लगा, सेना में बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ने लगा। तो इस तरह से वो जो है काम करने लगा। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया था? जैसे ही वह घुड़सवार गया उसके बाद में
कर्नल जो है वो हक्का बक्का क्यों रह गया, वो बिल्कुल सोच में मग्न कैसे हो गया। तो कहते हैं कर्नल जिस सवार को साधारण सिपाही समझ रहा था, जिसकी मदद से वह वजीर अली को पकड़ने का ख्वाब देख रहा था, वह वास्तव में स्वयं वजीर अली था। इसलिए सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया। वह ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करके उसके खेमे में चला आएगा। वह उसे मूर्ख बनाकर 10 कारतूस भी ले गया और कर्नल कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए हक्का बक्का रह गया। कौन? वो कर्नल। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके आ सकता है। लेफ्टिनेंट को कर्नल ने जब यह बताया कि वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब के भाई शम्सुद्दौला भी कंपनी के खिलाफ हैं और इन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को आक्रमण करने का न्योता भी भेज दिया है, तब उनको लगने लगा कि कंपनी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान हो चुका है। पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली जाए और यहां से छोड़ करके कहीं और जाए। 7वां प्रश्न है कि वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया था? पूरी की पूरी कहानी है, बनारस की कहानी जो आपको लिखनी है कि वह बनारस में जैसे ही नवाबी पद से वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और बनारस भेज दिया, और वहां बनारस भेजने के बाद में फिर कुछ महीनों बाद उन्हें कलकत्ता बुलवाया, तो वजीर अली ने कंपनी के वकील जो कि बनारस में ही रहता था उससे शिकायत की, परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह वजीर अली को खूब खरी खोटी सुनाई और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। बुरा लगने के कारण उससे वजीर अली ने अपने स्वाभिमान की चोट समझी, इसलिए उसने साथ ही अपनी कंपनी सरकार से नफरत कर, इसीलिए वो पहले तो वजीर अली भी उनके साथ में ही था, लेकिन उससे अब नफरत करने लगा। नफरत करने के कारण उसने गुस्से में वकील का कत्ल कर दिया। तो ये कारण रहा कि वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया था। 8वां प्रश्न है कि सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? जब घुड़सवार आया, टापों की आवाज होते हुए आ रही, और वो कैसे उसने जो है सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किए? तो सवार जो कि स्वयं वजीर अली ही था, वह अकेले ही खेमे आता है, तो कर्नल और लेफ्टिनेंट समझते हैं कि वह उसके साथ मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है। वह कर्नल को अपनी बातों से प्रभावित कर कर्नल को स्वयं को ही पकड़वाने की सहायता देने का जाल बिछाता है। फिर जब वह कर्नल से कारतूसों की मांग करता है तो कर्नल कोई प्रश्न पूछे उसे कारतूस दे देता है, बिना कोई प्रश्न पूछे ही उसको कारतूस दे देता है। इस प्रकार वजीर अली खुद ही घोड़े पर सवार होकर आया और कर्नल से कारतूस लेने में सफल रहा और वहां से चला गया। अब आपको जो प्रश्न है, देखिए, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट करना है इस बात को कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। हम देखते हैं कि सिपाही कैसा होता है, कैसा जाबाज सिपाही होता है, क्या योद्धा होता है, क्या काम करता है जिससे वो एक जाबाज सिपाही बनता है, ऐसा हमें स्पष्ट करना है कि वजीर अली भी था या नहीं। उत्तर है वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, वह बहुत साहसी और हिम्मती था। वजीर अली का निर्भयता से शत्रु के खेमे में अकेले जाना, दुश्मनों से ही कारतूसों को प्राप्त करना, वकील की अपमानजनक बात को सहन नहीं करना और उसी के घर में उसकी हत्या करना और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर होना, ये सभी घटनाएं वजीर अली के जाबाज सिपाही होने की सिद्ध करती हैं कि इससे पता चलता है कि वजीर अली जो है वो एक जाबाज सिपाही था। 10वां प्रश्न है जिसमें आप लोगों को आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करना है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। मुट्ठी भर आदमी यानी थोड़े से तो लोग हैं वजीर अली के साथ में, और इतनी हिम्मत, इसके बारे में आपको लिखना है। कर्नल कॉलिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगल में डेरा डाले हुए था। उसने अनेक बार वजीर अली को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। भले ही वजीर अली के पास मुट्ठी भर आदमी थे, परंतु उसका साहस और जाबाजी असंख्य, यानी इतना था कि उसके पास अपार जाबाज था और मुकाबला कर सकती थी। अर्थात वजीर अली एक बहादुर, साहसी, निर्भर और चालाक सिपाही था। 11वें नंबर क्वेश्चन जो है, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है और इसमें आशय स्पष्ट करना। इस प्रश्न का भी आपको आशय स्पष्ट करना है, जो कि है कि यह कथन अंग्रेजों की फौज के लेफ्टिनेंट का है। इस पंक्ति का आशय यह है कि वजीर अली जैसे सवार के आने से काफिला के आने का प्रभाव उत्पन्न होता था,
वह तूफान की तरह शक्तिशाली और गतिशील था। उसके घोड़े की टापों की उड़ने वाली धूल ऐसा आभास देती है थी मानो पूरी फौज चली आ रही हो। मतलब एक अकेला इंसान जो है वो आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता था मानो कि पूरी की पूरी फौज वहां पर आ गई हो, क्योंकि उसके आने पर जो धूल उड़ रही थी उसके घोड़े के टापों से, उससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। 12वें नंबर का प्रश्न है। अब यहां से जितने भी प्रश्न आएंगे आपके मौखिक प्रश्न है, जो आप लोगों को आपके सबसे पहले नंबर के प्रश्न में दिया होगा आपकी बुक में। देखिएगा, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्हें संदेह था कि वजीर अली जंगल में कहीं छुपा हुआ है। 13वां प्रश्न है कि वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली ने कई बरसों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर उनकी नाक में दम कर रखा था, इसलिए वे वजीर अली से तंग आने लग गए थे। इसलिए यह प्रश्न का उत्तर इसमें बन जाएगा। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वे ये देख सके कि वह किस दिशा की तरफ जा रहा है, और शायद इससे उन्हें वजीर अली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए, और शायद ये भी उन्हें पता चल जाए कि वजीर अली मेरे पीछा क्यों कर रहा है, या ये सवार यहाँ पर क्यों आया है, ये जानकारी उसे मिल जाएगी। 15वां प्रश्न है कि सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने क्यों कहा? सवार स्वयं वजीर अली था और अब तक उसे कोई पहचान नहीं पाया था, साथ ही वह एक जाबाज और बहादुर था, इसलिए उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। ऐसा सवार ने इसलिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि वजीर अली जो है वो खुद स्वयं है और अभी तक किसी ने मुझे पहचाना नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता है, मुझे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो मित्रों, आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा और इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह से एक जाबाज सिपाही जो अपने ही बलबूते, अपनी ही बहादुरी के ऊपर जो है इतना चर्चे में रहता है कि जो आज के तौर पर कहें कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अंग्रेजों से इतनी नफरत करने के पश्चात भी अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रयास करता हो, लेकिन एक ऐसा जाबाज सिपाही जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। और अब इसके प्रश्नोत्तर जो हमने किए हैं, ये सभी प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा में काम आएंगे, और भी अगर कोई प्रश्नोत्तर आपके बनते हैं तो आपको चैप्टर को समझ करके हमें और भी अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।